वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। जैसा कि दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कल मैंने आपको टॉपिक में साइकिल ऑफ करेंसी मुद्रा के चक्र के बारे में बताया, और जिसमें मैंने बताया कि किसी भी देश की मुद्रा के 4 फेजेज होते हैं। किसी भी देश की मुद्रा अलग अलग फेज में होती है। जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख खुशी और गम सारी चीज़ें लगी रहती हैं, उसी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मुद्रा होती अलग अलग फेज में होती है, और अगर अलग अलग फेज में होती है और उसमें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बात करना है आगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे कुछ जो कीवर्ड्स लिख देते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात अगर करेंगे हम लोग तो देखा जाए तो करेंसी वार। करेंसी वार होता क्या है, फिर उसके बाद से बात करेंगे ट्रेड वार क्या है, और एक नई वार के रूप में आया है कैपिटल वार, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात करते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग जीएसपी क्या है, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इतने टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग लाइव हो जाइए। नितिन यादव, हेलो। नितिन यादव हैं लाइव, चलिए ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए कल हमने आपको बताया था कि डीवैल्यूएशन की बात बताई थी। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन। तो जैसा कि मालूम है डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा को जानबूझ करके यूएस डॉलर या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले कमजोर करती है या तोड़ती है, तो उसके इस कदम को डीवैल्यूएशन कहा जाता है। तो डीवैल्यूएशन की जो पॉलिसी है वो चाइना अडॉप्ट कर रही है। अगर हम चाइना की बात करें तो वर्तमान में चीन जो है डीवैल्यूएशन करता रह जा रहा है अपनी मुद्रा का। डीवैल्यूएशन करने का उसका मकसद ये है कि उसका घरेलू बाजार में जो निर्यात है वो सस्ता हो जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चाइना के डीवैल्यूएशन के कारण जो देखा जाए तो एक स्थिति उत्पन्न हुई जिसे कहते हैं करेंसी वार। करेंसी वार की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसमें अब ये करेंसी वार क्या होता है कि हर देश अगर मुद्रा का अवमूल्यन करने लगेगा तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो निर्यात है सभी का सस्ता होगा, जो देश अवमूल्यन करेगा। तो चाइना बेसिकली इसलिए करता है ताकि उसका निर्यात सस्ता हो और ज़्यादा निर्यात उसका बढ़े। तो इसके इस कदम से क्या होता है, जब चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में अन्य देशों की कंपनियों के शेयर के दाम में गिरावट होने लगती है। उनके दाम जो है शेयर के दाम घटने लगते हैं, क्योंकि उससे अवमूल्यन करने से अन्य देशों का जो कारोबार होता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर करेंसी वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इस करेंसी वार को मैनेज करने के लिए जो विकसित देश हैं, अगर हम विकसित देश की बात करें तो फ्रांस ये लगातार दबाव डालता है कि चाइना जो लगातार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो अवमूल्यन करने से उसकी मुद्रा की वैल्यू घटती है। जैसे प्रेजेंट का सिनेरियो अगर हम बात करें तो इस समय एक यूएस डॉलर बराबर जो है 7.5 युआन बैठता है। तो वहीं पर अगर हम एक युआन की बात करते हैं तो भारत में 10 रुपये बनते हैं, यानी एक युआन बराबर 10 रुपये होता है। तो चाइना लगातार क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर रहा है। यानी कहने का मतलब एक युआन 10 रुपये है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि युआन बराबर 8 रुपये कर लेता है, यानी वो घटा लेता है अपनी मुद्रा की वैल्यू को, लगातार वो क्या करता है, घटाता है। तो इससे एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसे करेंसी वार का नाम दिया गया। अब इस स्थिति को मैनेज करने के लिए विकसित देश ये कहते हैं क्योंकि चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसी हिसाब से क्या करता है कि वो अतिरिक्त मुद्रा की छपाई कर लेता है, यानी प्रिंटिंग कर लेता है। यानी चाइना जब डिवैल्यूएशन करता है तो उससे ज़्यादा मुद्रा की जरूरत होती है और इसके लिए वो क्या करता है, अधिक पैसा छापता है। तो फ्रांस कहता है कि अगर हम मुद्रा के छापे जाने के संदर्भ में गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी को अगर एडॉप्ट कर लेते हैं,
इसे कहते हैं स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को अगर हम अपना लेते हैं तो चाइना क्या करेगा कि डिवैल्यूएशन करना क्या करेगा, बंद कर देगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो करेंसी वार की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि करेंसी वार तो ये स्थिति है। करेंसी वार का मतलब होता है कि लोग अपनी मुद्रा को यानी देश जो होते हैं अपनी मुद्रा को जानबूझ करके अन्य मुद्रा के मुकाबले कमजोर करते हैं। मकसद होता है निर्यात सस्ता करना। तो निर्यात सस्ता करने से मैंने बताया, जैसे आप जानते हैं जब चाइना अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करता है तो भारत के शेयर बाजार यानी कह सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो अन्य कंपनियां पंजीकृत हैं उनके शेयर के दाम में गिरावट होने लगती है। तो ये सोचने वाली बात है कि करता डिवैल्यूएशन चाइना है, लेकिन जो है अन्य कंपनियों के शेयर बाजार में गिरावट इसलिए होती है कि चाइना का निर्यात सस्ता होता है। चाइना की वस्तु एवं सेवाओं के सस्ते होने से डिमांड बढ़ती है तो अन्य देशों की वस्तु एवं सेवाओं की डिमांड कम होती है, और उससे क्या होता है कि जो शेयर के दाम होते हैं वो गिरते हैं। तो फिलहाल फ्रांस या विकसित देशों का जो विकल्प है गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी, उसको मानने से क्या होगा, अगर इसको अपना लिया जाएगा तो चाइना को जब मुद्रा छापेगा तो एक निश्चित कीमत उसको है सोना रिजर्व रखना होगा, और सोना रिजर्व रखने के साथ साथ क्या करेगा कि वह जब मुद्रा को छापेगा तो उसमें एक निश्चित मात्रा सोने को डालेगा, और हर मुद्रा का सोने में एक वैल्यू तय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 1944 के समय की बात करें जब ब्रिटेन सम्मेलन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो 1 औंस जो गोल्ड था उसकी वैल्यू थी $35। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसे गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। यानी हर देश की मुद्रा की जो वैल्यू होगी उसे देखा जाए तो सोने में उसकी वैल्यू तय हो जाएगी। तो इसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी। अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो चाइना क्या करेगा, डिवैल्यूएशन करना बंद कर देगा। क्योंकि चाइना डिवैल्यूएशन करना बंद इसलिए कर देगा क्योंकि जब उसे नई मुद्रा छापनी होगी तो उसी अनुपात में उसमें सोने की रिजर्व करना पड़ेगा, सोना रखना होगा, सोने की मात्रा उसमें डालनी होगी, जो चाइना के लिए लॉस का सबब बनेगा, यानी इसको घाटा उठाना पड़ेगा। और वहीं चाइना अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करना बंद कर देगा। जो अंतर्राष्ट्रीय पटल में जो देखते हैं कैपिटल मार्केट की बात अगर करते हैं, पूंजी बाजार में जिसको कहते हैं शेयर बाजार, वहां पर जो शेयर के दाम गिरते हैं उनमें स्थिरता आ जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का विकल्प है। तो करेंसी वार का मतलब होता है कि अलग अलग देश जो है अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे करेंसी वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिवैल्यूएशन का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं देखा जाए करेंसी वार जिसे कहते हैं मुद्रा युद्ध की स्थिति को एक उत्पन्न करता है। तो इसके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल वार क्या है। व्हाट इज कैपिटल वार? एक नई शब्दावली आई है कैपिटल वार की। कैपिटल वार है क्या उसको समझते हैं। कैपिटल वार की बात करते हैं। कैपिटल वार को कहते हैं पूंजी युद्ध। तो कैपिटल वार अभी जल्दी यूएसए और चाइना के बीच एक उत्पन्न समस्या हुई है। यूएसए ने क्या किया है कि चाइना की जो कंपनियां हैं, जैसे मान ली चाइना की 5G लगाने वाली कंपनी हवेई है, हवेई कंपनी है, 5G जो पूरी दुनिया में प्लांट लगा रही है। इसी तरह से चाइना की बहुत सी कंपनियां हैं जो यूएसए के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हैं। तो यूएसए ने क्या किया है कि जो कंपनियां अमेरिका के शेयर बाजार में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है उसको वहां से डीलिस्टेड कर दिया है, यानी उसको अपंजीकृत कर दिया है, वहां से बाहर कर दिया है। तो अमेरिका के इस कदम को कैपिटल वार का नाम दिया गया। तो कैपिटल वार का नाम दिया गया तो चाइना ने भी इसको मैनेज करने के लिए एक स्थिति और उत्पन्न किया है। उसकी अगर हम बात करें तो चाइना ने यूएसए के कैपिटल वार की इस कदम को मैनेज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी चलाई है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं आपका या कह सकते हैं इसे आपका क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल मुद्रा होती है। तो इसको चलाया है ताकि वो डॉलर को क्या कर सके, डोमिनेंस कर सके। तो यहां पर आप देखते हैं कैपिटल वार की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब सपोज करिए इसी तरह से हर देश करने लगे तो कहीं ना कहीं हर देश में कैपिटल वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कैपिटल वार का मतलब होता है कि जब कोई देश
अपने शेयर बाजार में पंजीकृत विदेशी कंपनियों को डीलिस्टेड कर देता है तो उसके इस कदम को कैपिटल वार की स्थिति में देखा जाता है, जैसा कि यूएसए ने चाइना की कंपनियों के संदर्भ में किया है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और अन्य शेयर बाजार में पंजीकृत है। तो अगर हम बात करें कभी प्रेजेंट के सिनेरियो की, अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि भारत और चीन में काफ़ी गलवान घाटी को लेकर के काफ़ी एक प्रकार का देखा जाए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि भारत ने अपने कूटनीतिक परिचय देते हुए इस स्थिति को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अगर भारत सपोज करिए, भारत अगर जो चाइना की कंपनियां भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब राष्ट्रीय संवेदी सूचकांक में पंजीकृत जो कंपनियां हैं, अगर उसको भी डीलिस्टेड कर देता है यानी यहां से बाहर कर देता है तो इसको भी हम कैपिटल वार के रूप में ले सकते हैं। तो फिलहाल प्रेजेंट की सिनेरियो की अगर हम बात करें तो भारत की जो आर्थिक कूटनीति यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक कूटनीति को काफ़ी सफल बनाया है। अगर हम बात करें, क्योंकि वर्तमान का जो सिनेरियो है वो इस स्ट्रेटेजिक वार के लिए नहीं है। अगर हम बात करें इस समय इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जरूरत है, यानी किसी भी देश को अगर धाराशाही करना है तो वहां पर आर्थिक कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस तरह से भारत ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया, चीन को जो टेंडर दिया गया था, हवाई कंपनी है जो भारत में 5G प्लांट को लेकर के काफ़ी उत्साहित थी, उसको भारत ने उसके टेंडर को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। तो चीन इस प्रकार से भारत द्वारा किए गए इकोनॉमिक वार से पूरी तरह धाराशाही हो गया और गलवान घाटी में उसने अपनी सेना को पूरी तरह से क्या करना पड़ा, विड्रॉल करना पड़ा, वापस करना पड़ा। तो आज का सिनेरियो जो अलग हो चुका है, आज लड़ाइयाँ तोपों से परमाणु बम से नहीं लड़ी जाती, आज लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी से लड़ी जा रही है, क्योंकि हर देश अपने आप में सक्षम है। किसी भी देश की बात करें तो हर देश अपनी स्थिति अच्छी किए हुए है। तो यहाँ पर आप देखा कि मैंने बताया आपको कि करेंसी वार और कैपिटल वार। अब हम बात करते हैं ट्रेड वार की। व्हाट इज ट्रेड वार? ट्रेड वार क्या है? तो ट्रेड वार की स्थिति पे चर्चा करते हैं। ट्रेड वार हिंदी में से कहते हैं व्यापार युद्ध। तो जैसा कि मैंने बताया कि चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन करने के साथ साथ, यानी डिवैल्यूएशन जब करता है तो उसका क्या होता है कि जो घरेलू बाजार में वस्तुएं होती हैं, जो चाइना खुद का मार्केट है, वहां पे सस्ता हो जाता है। लेकिन चाइना एक और नीति अपनाता है, इसको कहते हैं डंपिंग। डंपिंग को कहते हैं राशिपातन। तो राशिपातन की स्थिति जो उत्पन्न होती है, इसमें क्या करता है कि राशिपातन में मैंने बताया था कि जब कोई देश अपने देश में बनाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को वाजिब कीमत में बेचता है, लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाता है तो जानबूझ करके सस्ता बेचे, तो उसके इस कदम को कहते हैं राशिपातन या डंपिंग कहा जाता है। तो चाइना जो है अपनी डंपिंग पॉलिसी के तहत क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब वस्तुएं एवं सेवाओं को सस्ता बेचता है, जिससे अन्य देशों की वस्तुएं एवं सेवाएं से खुद के बाजार में प्रभावित होती हैं। तो इसके लिए देखा जाए तो इस कदम को इससे एक स्थिति उत्पन्न हुई। देखा जाए जब ये सस्ता होता है तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर इंडिया का मैंने बताया था कि इंडिया के मार्केट में जैसे मान लीजिए चाइनीज वस्तु एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि 15 रुपये किलो पर केजी गेहूं भारत का है और चाइना का गेहूं पड़ रहा है 10 रुपये पर केजी, तो कहीं ना कहीं भारत का गेहूं प्रभावित होगा, वो नहीं सेल होगा। तो अब इंडिया क्या करेगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा, इसको कहते हैं आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मान लीजिए अगर आप इस पे आप 50% का टैक्स लगा दिया, भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, तो ये भी हो जाएगा 15 रुपए पर केजी, तो एक सिमिलर हो जाएगा। तो ये तो स्थिति हो गई, भारत ने चाइना की डंपिंग नीति को फेल करने के लिए एंटी डंपिंग टैक्स लगा दिया। लेकिन जब यही चीज चाइना भी करने लगे, चाइना क्या करे, जैसे भारत सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है, अगर हम गलवान घाटी की स्थिति के पहले की सिनेरियो की बात करें, जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, तो सबसे ज्यादा जो भारत जो इंपोर्ट करता है वो चीन से करता है। चाइना से हम बहुत ज्यादा वस्तुओं एवं सेवाओं को मंगाते हैं, और जो निर्यात करता है भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, वो करता है यूएसए से। तो यूएसए को हम चीजों को क्या करते हैं, बेचते हैं, और खरीदते कहाँ से ज्यादा है, चाइना से। तो चाइना भी अगर मान लीजिए भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया और चाइना भी जानबूझ करके वो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं को सस्ता बेच रहा है ताकि भारत का व्यापार हतोत्साहित हो, या दुनिया के अन्य देशों में अगर वो बेचता है
तो उसका मकसद होता है कि वहां के देशों का व्यापार हतोत्साहित हो। तो इसकी नीति को करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत या अमुक देश लगा सकता है, लेकिन अगर चाइना इसी को काउंटर करता है, यानी जो देश उसके वस्तु एवं सेवाओं पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, अगर चाइना भी लगाए तो यह स्थिति ट्रेड वार के रूप में जानी जाती है, जिसे कहते हैं व्यापार युद्ध। तो ऐसा इस सिचुएशन में देखना पड़ा कि मैंने बताया था आपको कि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना यूएसए के बीच ये स्थिति उत्पन्न हुई है। चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में जो कच्चा इस्पात होता है उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा जो आयातक है, सबसे बड़ा आयातक कच्चा इस्पात का वो है यूएसए। तो यूएसए ने क्या किया कि चाइना को कच्चा, यानी चाइना ने यूएसए को कच्चा इस्पात एक्सपोर्ट किया, तो यूएसए ने क्या किया कि चाइना की वस्तुओं पर जो है जो टैरिफ होता है, टैरिफ को हम एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी रूप में मान सकते हैं, टैरिफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जब इसने टैरिफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो चाइना की वस्तुएं जो थी, जो कच्चा माल था, वो अमेरिका में महंगा हो गया। जब अमेरिका में ये चीजें महंगी हो गई तो उससे क्या हुआ कि चाइना का जो ट्रेड था वो प्रभावित हुआ। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने भी अमेरिका की वस्तुओं पर, जो चाइना के मार्केट में बिक रही थी, उस पर भी उन्होंने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया, यानी आयात शुल्क बढ़ा दिया। तो इस सिचुएशन को एक नाम दिया गया, ट्रेड वार दिया गया, व्यापार युद्ध। इसी तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से ट्रेड वार छिड़ गया। इसी ट्रेड वार के कारण ही जो 1970 के दशक की अगर हम बात करते हैं सिचुएशन में, जो WTO की एक व्यवस्था दी गई थी विकासशील देशों के संदर्भ में, उसमें अमेरिका ने भारत को GSP का दर्जा दिया था। इसको कहते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। उसको अमेरिका ने क्या कर लिया, पूरी तरह से विड्रॉल कर लिया, वापस ले लिया। GSP सभी वस्तुओं पे था नहीं, कुछ वस्तुओं पे था, तो वापस तो ले लिया। तो कहीं ना कहीं ट्रेड वार से भी GSP का संबंध है। तो ट्रेड वार को बेसिकली आपने ये जाना कि ट्रेड वार एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो देश या दो से अधिक देश आपस में जो वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उस पर जो टैरिफ होता है वो ज्यादा इम्पोज करते हैं, वो ज्यादा लगाते हैं, जिससे एक दूसरे का व्यापार प्रभावित होता है। जो फ्री ट्रेड की बात की जाती है, यानी मुक्त व्यापार की जो बात की जाती है, जो वर्तमान की डिमांड है, फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात करते हैं, जो WTO या यूएनओ का संगठन लगातार प्रयास करता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और बाधित होता है। तो ट्रेड वार तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं GSP के संदर्भ में, थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि व्हाट इज GSP। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। चलिए, ओके, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब GSP पे। GSP इसे कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो GSP की अगर हम बात करें तो GSP, जैसे अगर हम बात करें कि WTO की बात करते हैं, WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता है, जैसे कहते थे गैट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इससे 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया। तो गैट या WTO ही अगर हम बात करें, WTO की ही बात करेंगे, तो WTO ने क्या किया था, 1960 के दशक में, अंतिम दशक में उन्होंने देखा, WTO ने देखा, क्योंकि WTO का मकसद होता है कि पूरे दुनिया में जो व्यापार हो पूरी तरह से नियमित रूप में हो, और पूरी तरह से ट्रेड जो हो रेगुलेटेड हो और व्यवस्थित हो, पूरी तरह से नियम कानून के अकॉर्डिंग व्यापार हो। तो 1960 के दशक में के अंतिम दशक में WTO या गैट को ये लगा कि जो विकसित और विकासशील देश है, विकसित देशों की बात करें या विकासशील देशों की बात करते हैं हम लोग, तो विकासशील देशों में जो अंतर बहुत नजर आता जा रहा है, इनके बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसलिए था कि विकसित देशों का जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट है अधिक होता है, जिसे कहते हैं पूंजी निर्माण, तो वहीं पर विकसित देशों का जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है कहीं विकासशील देशों से बेहतर होता है। यानी विकसित देश बहुत कम पैसे में बहुत बेहतर उन्नत चीजें बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और मशीनरी है, जबकि विकासशील देशों के पास टेक्नोलॉजी मशीनरी ना होने के कारण उनकी वस्तु एवं सेवाएं उतनी चीप मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और वो मिल नहीं पाती है। तो इनके बीच एक गैप हो रहा था व्यापार के संदर्भ में, जो ट्रेड का पाला था, यानी जिसको कहते हैं व्यापार का जो
एक प्रकार से केंद्र था वो पूरी तरह विकसित देशों के हाथ में था, यानी विकसित देशों की ओर केंद्रित होता जा रहा था और विकासशील देशों का व्यापार प्रभावित हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए WTO या गैट ने एक व्यवस्था दिया जिसे नाम दिया गया जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो WTO ने ये कहा कि जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों को उस पर ध्यान देना चाहिए। विकसित देशों को चाहिए कि जो विकासशील देशों की वस्तुएं एवं सेवाएं जब विकसित देशों के मार्केट में जाएं तो वो उस पर टैरिफ ना लगाएं। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क ना लगाएं, या आयात शुल्क अगर लगाते हैं तो कम लगाएं। ये एक प्रकार की व्यवस्था थी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत। तो उसी के तहत कुछ विकसित देशों ने विकासशील देशों को लाभ देना शुरू कर दिया 1970 के दशक के शुरुआत में। इसी में देखा जाए यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP का दर्जा दिया। तो वहीं पर बात करते हैं USA की, तो USA ने क्या किया 1970 के दशक के बाद में इंडिया और टर्की को GSP का दर्जा दिया। तो GSP के दर्जा देने से क्या हुआ कि जो इंडिया की वस्तुएं एवं सेवाएं, मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर भारत एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है जो है, तो वो USA को करता है, यानी सबसे ज्यादा भारत वस्तुएं एवं सेवाओं को बेचता है तो अमेरिका को बेचता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए GSP का दर्जा मिलने से भारत को इसका लाभ मिलने वाला था। तो अब GSP का दर्जा जब अमेरिका ने इसको दे दिया तो इससे भारत की जो वस्तुएं एवं सेवाएं जब न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या अमेरिका के घरेलू बाजार में बिकने के लिए गई तो अमेरिका ने उस पर पहली बात तो कुछ वस्तुओं पर उसने टैरिफ नहीं लगाया, या टैरिफ लगाया भी तो बहुत मामूली लगाया। ये जो टैरिफ था कुछ ही वस्तुओं पर छूट था, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका ने GSP का दर्जा दे करके भारत को पूरी तरह से फ्री ट्रेड की बात कर दिया, यानी कोई भी वस्तु पर किसी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं होगा। लेकिन उसने बहुत सी वस्तुओं पर जो जरूरी चीजें थी जिससे भारत की इकोनॉमी जुड़ी हुई थी उस पर उसने क्या क्या रियायत दे दिया, टैरिफ नहीं लगाया यानी GSP के तहत, या टैरिफ लगाया तो बहुत कम लगाया। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था थी जो WTO ने विकासशील देशों को एक प्रकार का देखा जाए ट्रेड के संदर्भ में रियायत दिलवाई विकसित देशों के साथ, विकसित देशों से। तो इसी जब चाइना, यानी अगर हम बात अभी कर रहे थे ट्रेड वार की, तो ट्रेड वार में मैंने बताया कि ये चाइना और USA के बीच की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें चाइना और USA दोनों आपस में ट्रेड वार की समस्या आई थी। तो इसी के तहत USA ने क्या किया कि इसी दौर में, यानी 2018 की स्थिति की बात कर उत्पन्न हुई थी, तो 2019 में आपका देखा जाए तो अमेरिका ने क्या किया है कि जो भारत को उसने GSP का दर्जा दिया था, यानी इंडिया और टर्की को जिसने GSP का दर्जा दिया था उसको विड्रॉल कर लिया, वापस कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर विश्व पटल पर ट्रेड वार की समस्या उत्पन्न नहीं होती तो USA जो इंडिया और टर्की को GSP का दर्जा दिया था वो कहीं ना कहीं विड्रॉल नहीं करता। तो ये भी एक सिचुएशन है। तो ऐसे बहुत सी रियायत यहाँ पर आप देखते हैं कि जब ये दोनों यानी विकसित और विकासशील देशों में जो गैप है वो कहीं ना कहीं GSP का हटने से थोड़ा बहुत तो व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब इसके संदर्भ में अमेरिका के जो ट्रेड सिस्टम है उसने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है ट्रिलियन इकोनॉमी बनती जा रही है या भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, इसलिए उसे वर्तमान सिनेरियो में जो है GSP के दर्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी से इमर्जिंग इकोनॉमी को होते हुए डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। तो इस प्रकार से हम GSP का दर्जा वापस ले रहे हैं, लेकिन भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये GSP दिया गया, लेकिन GSP के हटने से भारत के व्यापार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब ये GSP हो गया। अब हम लोग बात ये करते हैं अन्य संदर्भ में, अगर बात करते हैं कि जो ट्रेड वार है, ट्रेड वार की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, आखिर क्या बात है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन एक और सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था डंपिंग और एंटी डंपिंग की, तो उस पर भी बात करते हैं हम लोग। तो चलिए सब भाई कमेंट करें। क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात ये करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं कि जो ड्यूटी है, अगर आपका मैंने बताया था कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो डंपिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसके संदर्भ में बात करते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने बताया था चाइना डंपिंग करता है, डंपिंग यानी राशिपातन करता है, तो संबंधित देश इस पर जो है टैक्स लगाता है, उसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक और ड्यूटी होती है, इसे कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो मैंने बताया कि जैसे चाइना के संदर्भ में कि चाइना डंपिंग करता है तो भारत के मार्केट में वस्तु एवं सेवाओं को सस्ता बेचता है, तो भारत सरकार क्या करती है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके वस्तु एवं सेवाओं को सिमिलर कर लेती है। लेकिन सपोज करिए अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए मलेशिया की अगर हम बात करते हैं, मलेशिया की अगर हम बात करें, तो मलेशिया अगर हम बात करते हैं तो मलेशिया में देखेंगे आपको कि मलेशिया देश है, अगर मलेशिया भारत में मान लीजिए कोई चीज़ सेल करता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए इरेजर सेल करता है, मतलब रबड़, मिटाने वाला रबड़ जो होता है उसको सेल करता है, इसकी कीमत है 10 रुपये, भारत के, या इसकी कीमत मान लीजिए आपका 5 रुपये है, लेकिन इंडिया के मार्केट में, इंडिया का जो रबड़ अगर हम बात करते हैं, इरेजर अगर मिटाने वाला होता है वो, इसकी कीमत है आपका 7 रुपये, ठीक है। या मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए 10 रुपये कीमत है, यानी दोनों की क्वालिटी अलग है। अब मान लीजिए मलेशिया में क्या होता है, रबड़ का उत्पादन भी होता है, रबड़ वाला क्षेत्र भी माना जाता है। तो अब सपोज करिए कि मलेशिया ने इंडिया में अपना रबड़ बेचा, क्योंकि इंडिया के बाजार में तो मलेशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया। अब भारत के मार्केट में जो रबड़ 10 रुपये का, उसी क्वालिटी का रबड़ मलेशिया का भारत के मार्केट में 5 रुपये पड़ रहा है। लेकिन मलेशिया इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मलेशिया डंपिंग नहीं कर रहा है, मलेशिया इसलिए कर रहा है कि मलेशिया के पास जो कच्चा माल है वो खुद का उपलब्ध है, वो सस्ता है, चीप है, तो कहीं ना कहीं उसकी लागत भी कम आएगी, तो उसका जो रबड़ होगा, जो मेड होगा, बनेगा, वो भारत के मार्केट में सस्ता पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया के ही मार्केट में एक तरफ जो है 10 रुपये का वही रबड़ बिक रहा है, इरेजर, वही देखा जाए 5 रुपये का बिक रहा है। तो अब यहाँ पे भारतीय प्रोडक्ट भारत के मार्केट में प्रभावित होगा। अब क्या करेगी भारत सरकार कि इस मलेशिया के रबड़ पर एक ड्यूटी लगाएगी, जिसे कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो सपोज करिए अगर इस पे हम 100% लगा देते हैं, तो 100% मतलब 5 रुपए का 100% का मतलब 5 रुपए और बढ़ जाएगा, इसकी भी कीमत 10 रुपये हो जाएगी, जो भारत की वस्तुओं की सिमिलर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, भारत की वस्तु भी लेंगे और मलेशिया के भी लेंगे, तो यहाँ इस टैक्स को कहेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। लेकिन सपोज करिए मलेशिया अगर यही जानबूझ के करता, तब सरकार अगर ड्यूटी लगाती, उससे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो भारत सरकार के संदर्भ में अगर हम बात करें कि अगर चाइना की वस्तुएं, यानी चाइना डंपिंग नीति के तहत भारत में वस्तु एवं सेवाओं को बेचता है, तो जानबूझ के सस्ता बेचता है, तो सरकार जो उस पर टैक्स लगाती है उसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन मलेशिया जब अपनी वस्तु एवं सेवाओं को बेचता है और वो डंपिंग नीति के तहत नहीं बेचता है, क्योंकि उसके वहां वस्तु एवं सेवाएं सस्ती पड़ती हैं, इसलिए वो कम दाम में बेच लेता है। तो अगर उसको भारत की वस्तुओं के सिमिलर लाना है भारत सरकार को, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे कहेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो दोनों में बेसिकली अंतर यही है कि चाइना डंपिंग करता है तो वो टैक्स हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी, मलेशिया डंपिंग नहीं करता है तो उसे कहेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और देखेंगे कि दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि मलेशिया के डंपिंग ना करने के कारण वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, चाइना के डंपिंग करने के कारण वही ड्यूटी हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एक प्रकार का दोनों अगर बात करें, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी बात करें, चाहे काउंटर वेलिंग ड्यूटी की अगर बात करें, तो दोनों एक प्रकार का टैरिफ है। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क है, जो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, या किसी भी देश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह देश लगाती है। तो सपोज करिए ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई, जैसे सपोज करिए आप जानते हैं कि प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था पिछले साल की। अगर हम बात करें, पिछले साल की बात करें तो प्याज का दाम 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो बढ़ गया था। तो हमने अफगानिस्तान से प्याज को इंपोर्ट किया था, तो हमारे वहाँ 80 रुपये किलो प्याज मिल रही थी। अगर हम बात करें 80 रुपये किलो ओनियन प्याज की बात करते हैं तो भारत में मिल रहा था।
तो बहुत महंगा था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि अफगानिस्तान से प्याज मंगाया। तो अफगानिस्तान का प्याज जब भारत में आया तो भारत में उसकी लागत आ रही थी 30 रुपये पर केजी, या मान लीजिए 15 रुपये पर केजी पड़ने लगा। तो अब जहां पर 80 रुपये किलो प्याज भारत में मिल रहा था और अचानक वही प्याज अगर आपको 15 रुपये पर केजी मिलने लगेगा तो दोनों में एक देखा डिसिमिलरिटी आ गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए किसी का दाम कभी 80 रुपये है, कभी 15 रुपये पर केजी हो जाए, तो अब इसमें क्या होगा, इसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने इस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया ताकि ये प्याज कम से कम 30 रुपये किलो तो हो ही जाए। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाएगा तो कोई व्यक्ति जानेगा कि आज प्याज जो है 80 रुपये किलो मिल रहा है, भारत सरकार क्या करेगी, अगर इसको इंपोर्ट कर लेती है या मंगा लेती है तो यही प्याज हमको 15 रुपये किलो भी बेचना पड़ेगा। तो वो लोग क्या, किसान जो होंगे वो प्याज का उत्पादन नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। तो सरकार क्या करती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यानी डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस बनाने के लिए भी कभी कभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है। तो वही प्याज जो अफगानिस्तान से आया 15 रुपये पड़ रहा था, उसी में सरकार ने टैरिफ बढ़ा दिया ताकि वो प्याज जो 80 था वो 30 के सिमिलर आ जाए। तो एक बैलेंस बीच का रास्ता अपनाया 30 रुपये पर केजी। ऐसा करने का मकसद यही है कि विगत भविष्य में किसान जो है प्याज को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हतोत्साहित ना हो, ताकि उनके अंदर ये भ्रम ना हो जाए कि आज प्याज 80 रुपये किलो मिल रहा है, भविष्य में यही प्याज का दाम 15 रुपया हो जाएगा कि भारत सरकार अफगानिस्तान या अन्य किसी देश से इंपोर्ट कर लेगी, तो वो उसको बोएंगे नहीं, फसल का उत्पादन नहीं करेंगे। तो इसमें भी सरकार ये चाहती है ये डिमांड एंड सप्लाई बनी रहे ताकि वस्तु एवं सेवा, किसी भी वस्तु एवं सेवा का दाम ना तो बहुत ज़्यादा बढ़े और ना ही बहुत ज़्यादा घटे। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था मैंने समझा दिया आपको। एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दे आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। China sell their goods and services in India markets, dumping policy, and Malaysia sells in Indian market goods and services, not dumping policy. Indian government impose Chinese goods and services anti-dumping duties, and Indian government impose Malaysian goods and services countervailing duties. So there are basic difference between anti-dumping duty and countervailing duties. So you can understand. तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अन्य टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? अब ये बात होगी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। अब देखिए औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 4 तरह की औद्योगिक क्रांति हुई है। तो बात करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब बात यानी दुनिया में 4 तरह की औद्योगिक क्रांति अभी तक हुई है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट का जो संबंध है, जैसे स्टीम इंजन की बात करें, जैसे भाप का इंजन, तो भाप का जब इंजन का आविष्कार हुआ तो उससे यानी स्टीम इंजन इसका संबंध फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से था। वह बेसिकली अगर बात करें तो प्रथम औद्योगिक क्रांति आप जानते हैं कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और कहीं ना कहीं सूती वस्त्रों से इसका संबंध था, सूती वस्त्र। और वैसे भी इसका संबंध अधिकतर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा था, यानी इकोनॉमी की अगर बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर होता है उससे इसका रिलेशन कहीं ज्यादा होता है। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति का संबंध जो था वो सूती वस्त्रों से था, इंग्लैंड में हुआ था, भाप इंजन का आविष्कार था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का समय था, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे इसमें जापान लीड कर रहा था। जापान या कह सकते हैं जो पूर्वी एशिया के देश थे वो ज्यादा लीड कर रहे थे। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स दौर आया। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आईटी एंड कम्युनिकेशन आया। आईटी एंड
कम्युनिकेशन। तो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का संबंध है आईटी एंड कम्युनिकेशन का संबंध है, जिसमें आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन और यूएसए काफी लीड कर रहे थे। तो पहली औद्योगिक क्रांति का लाभ देखा जाए औपनिवेशिक देशों के समय में स्थिति हुई थी, तो औपनिवेशिक देशों को ज्यादा लाभ हुई। यूरोप बेसिकली आपका इंग्लैंड की बात कर उसको ज्यादा लाभ हुआ। सेकंड में देखेंगे पूर्वी एशिया के देशों में जापान, साउथ कोरिया ने लीड किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एज आ गया। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन, यूरोप के अधिकांश देश, तो वहीं पर अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, कनाडा वगैरह को लाभ हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि आईटी एंड कम्युनिकेशन में तरह तरह की कंपनियां आई। जैसे आप देखते हैं जीएसएम हुआ, जनरल सर्विस ऑफ मोबाइल्स हुआ, सीडीएमए यानी कोड डिवीजन ऑफ मल्टीपल एक्सेस। तो सीडीएमए बेसिकली आप जानते हैं कि यूएसए और कनाडा में जो मोबाइल सिस्टम है वो सीडीएमए पे है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे है। तो वहीं पर यूरोपीय यूनियन में जो मोबाइल सिस्टम है वो जीएसएम पे है, जनरल सिस्टम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल पे है। तो ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लाभ यूएसए को मिल रहा है और यूरोपीय यूनियन को मिल रहा है। बात ये जो वर्तमान का सिचुएशन जो उत्पन्न हो रहा है विश्व पटल पे आप देखते हैं, चाहे चाइना और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर देखा जाए तो उसका कारण कहीं ना कहीं जुड़ा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो लाभ मिल रहा है वो बेसिकली एशिया को मिल रहा है। ये कहा भी जाता है कि 20वीं सदी यूरोप और एशिया की थी, 20वीं सदी यूरोप और अमेरिका की थी, 21वीं सदी एशिया की है। और एशिया में लीड कौन कर रहे हैं? चाइना और इंडिया। अब यहां पे आप देख रहे हैं जो वर्तमान की सिचुएशन की अगर बात करते हैं, चाहे वो चाइना का जो विस्तारवादी नीति आप देख रहे हैं, चाहे आप चाइना का आप देखें वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी देख लें, ओबीआर या सीपेक को दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसी के तहत जुड़ा हुआ चीज है। यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो लाभ ले रहा है वो एशिया लेगा, और एशिया में चाइना और इंडिया लीड करेंगे, और चाइना और इंडिया लीड करेंगे। तो इसीलिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लाभ यूएसए को नहीं मिल रहा है, अमेरिका को नहीं मिल रहा है। इसीलिए अमेरिका ने विश्व पटल पर एक युद्ध से छेड़ा, इसे कहते हैं ट्रेड वार, इसे नाम दिया गया व्यापार युद्ध। क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति में आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति का संबंध इंटरनेट ऑफ थिंग्स से है, मशीन लर्निंग से है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से है, तो वहीं पर आपका 3D प्रिंटिंग से है, इसी तरह से और भी कई चीजें इसमें हैं। इन सब का लाभ जो है, और रोबोटिक्स से है, यानी रोबोटिक्स की बात करते हैं तो वहीं पर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से है। तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्वचालित। तो इन सब का जो लाभ मिल रहा है वो चाइना को मिल रहा है और भारत को मिल रहा है। बेसिकली चाइना लीड कर रहा है इसमें, और अमेरिका इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लीड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए चाइना और अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रेड वार छेड़ा था, उसी ट्रेड वार से जुड़ा हुआ है। अब मैंने बताया कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एशिया को लाभ मिलने वाला है और चाइना और इंडिया ज्यादा है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं चाइना हार्डवेयर में आगे है तो इंडिया सॉफ्टवेयर में आगे है। इंडिया जो है पूरी तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ब्रेन बहुत अच्छा है भारत के पास। तो इन सब चीजों में जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इन दोनों देशों की काफी महती भूमिका है, यानी इंपॉर्टेंस रोल है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चाइना के लिए जो मेन प्रतिद्वंदी बचता है वो भारत बचता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, चौथी औद्योगिक क्रांति की, तो चाइना को जो टक्कर दे रहा है वो भारत दे रहा है। और इसीलिए भारत को काउंटर करने के लिए चाइना ने, चाहे वो गलवान घाटी का सहारा लिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का सहारा लिया हो, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड के तहत वो यूरोपीय यूनियन में बढ़त को बनाने को लेकर के हो, चाहे वो ग्वादर बंदरगाह का मामला हो, चाहे छाबहार बंदरगाह का मामला हो, दोनों तरफ, या आप कह सकते हैं श्रीलंका का हब्बन टोटा बंदरगाह या जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, उन सब के तहत भारत को काउंटर करने का चाह रहा, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही पूरी दुनिया को आगे रन कराने वाला है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ऑयल इकोनॉमी से गैस इकोनॉमी में भी कन्वर्ट होती जा रही है। तो जो वर्तमान का सिनेरियो पूरी तरह से चेंजेज होता जा रहा है। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही ट्रेड की समस्या उत्पन्न की है, ट्रेड वार की समस्या। तो बेसिकली आपने देखा कि जो भी चीजें आज दिखाई दे रही है विश्व पटल पे, तो वो ये है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसी तरह से और भी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो फिलहाल लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए
मनीष कुमार निषाद, रजनीश कुमार निषाद। चलिए कुछ पूछना। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर हम CDMA की बात करते थे, जैसे मान लीजिए किसी भी सिस्टम का जो मोबाइल अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल दो तरह से काम करता है। मोबाइल का सिस्टम दो तरह का होता है, कहते हैं CDMA, एक होता है GSM। CDMA को कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और इसे कहते हैं ग्लोबल सर्विस मोबाइल, GSM। तो GSM जो है बेसिकली यूरोपीय यूनियन के देशों में, इंडिया में और एशिया में है, और CDMA जो है वो है USA और कनाडा में। अगर हम बात ये करें GSM US CDMA की बात करें, CDMA जो है सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी सख्त होता है, यानी CDMA मोबाइल को ट्रेस करना ज़्यादा आसान होता है। तो अमेरिका में खुफिया तंत्र को ध्यान में रखते हुए GSM को बढ़ावा नहीं दिया गया है, CDMA एक्ट को अपनाया गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम को अपनाया गया, जबकि यूरोपीय यूनियन या एशिया अन्य देशों में GSM को अपनाया गया है। तो एक प्रकार का मोबाइल सिस्टम है। और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फिलहाल आज हमने ये बताया कि आपको कि जो फिर एक क्लास की जो समरी है, मैंने बताया आपको ट्रेड वार क्या है, करेंसी वार क्या है, कैपिटल वार क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, और उसी तरह से देखा जाए तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। अब मैंने अभी ये बताया कि चाइना जो अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करता है, उस चाइना के डिवैल्यूएशन से जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो एक शब्दावली आई है गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी। तो व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी? अब हम इस पर भी बात करें कितने व्हाट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड करेंसी, यानी कितने प्रकार की स्टैंडर्ड करेंसी है। तो अगर हम बात करेंगे तो कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सिल्वर स्टैंडर्ड करेंसी क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी क्या है, पेपर स्टैंडर्ड करेंसी क्या है, तो इस पर चर्चा करेंगे। फिर बात ये करेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है हुआ, और IMF, वर्ल्ड बैंक, और इस पे बात की जाएगी। फिर बात किया जाएगा कि जो अमेरिका की ग्लोबल करेंसी, जो अमेरिका की करेंसी है US डॉलर, किस प्रकार से ग्लोबल करेंसी उत्पन्न हुई। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो डॉलर क्राइसिस क्या हुआ, पेट्रो डॉलर क्या होता है, और किस प्रकार से डॉलर जो था, US डॉलर था, जो क्राइसिस हुआ था, किस प्रकार से देखा जाए तो एक नई करेंसी IMF की आई, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। SDR के बारे में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में है, तो कल का लेक्चर जरूर देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।